एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है और आज सेट नंबर 41 है, लेकिन इसका पार्ट 3 है। ये हम लोग टेक्स्ट बुक का फुल टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं। ये जो पेपर है, इससे पहले हम लोग 90 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने किए हैं। आज हम पूरा पेपर करने वाले हैं। 91 से लेके 150 तक जितने क्वेश्चन बनते हैं, हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की ये जो क्लास है, ये उसी टेस्ट पेपर की थर्ड पार्ट है, ठीक है। इससे पहले की क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। लिंक आपको कहाँ पर मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप लोग प्लेलिस्ट ओपन करके यूपीपीसीएस टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है, वहाँ से भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो। टाइम निकाल के उन पार्ट्स को भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है आपके रिवीजन का। आप रिवीजन करके ये जान सकते हो, टेस्ट पेपर सॉल्व करके आपको पता लग जाता है कि आपकी तैयारी कहाँ पर पहुँची है, आपका कौन सा जो हिस्सा है वो वीक है, कौन से क्षेत्र स्ट्रॉन्ग है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को फाइनल टच दे सकते हो। आज की क्लास में हम लोग करेंगे मिले जुले क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मिलेगी और उसके साथ साथ आपको आज करंट अफेयर भी मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास को शुरू करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। पसंद आएगा, लाइक करेंगे तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने पीयर ग्रुप्स में, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकें। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के IR कोएलो फैसले 2007 का संबंध किससे है? तो IR कोएलो जो फैसला था, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जो कि संविधान के आधारभूत ढांचे से जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान का आधारभूत ढांचा। अब इस मामले को हम लोग एक बार देख लेते हैं। IR कोएलो मामले ने ऐतिहासिक फैसले को चिन्हित किया। इस मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ थी और भारत के 10वें न्यायाधीश ने की थी। पीठ की निगरानी 10वें भारत के न्यायाधीश ने की थी। यह लोकप्रिय रूप से 9वीं अनुसूची के मामले के रूप में जाना जाता है। इस फैसले को वाई के सबरवाल ने प्रकाशित किया था। इसके माध्यम से विधायिका ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले उपायों की रक्षा करने का प्रयास किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि 9वीं अनुसूची के तहत आने वाले कानूनों को न्यायिक समीक्षा से कोई व्यापक छूट नहीं मिल सकती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है और इसे 9वीं अनुसूची का उपयोग करके भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे और ये जो केस है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में हिंदी भाषा में संविधान के एक आधिकारिक पाठ के लिए प्रावधान किया गया और यह संविधान के हिंदी संस्करण को समान कानूनी वैधता प्रदान करता है? तो देखिए, हिंदी संस्करण को कानूनी वैधता देने वाला जो संविधान संशोधन है, ये है 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में आया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। बौने ग्रह सिरस किसके मध्य स्थित है? बौना ग्रह मतलब जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो किसके मध्य में अवस्थित है? हम सभी जानते हैं, बृहस्पति और मंगल के बीच में पट्टी पाई जाती है जहाँ पर एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं। तो जो सिरस है या साइरस है, ये बृहस्पति और मंगल के बीच में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन आपको मिल रहा है करंट अफेयर्स का। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 2030 तक हमारे पास कितने मेगा सिटी होंगे? तो संयुक्त राष्ट्र ने ये घोषणा की है 2030 तक पूरे विश्व में 41 मेगा सिटी होंगे, ठीक है। 41 मेगा सिटी होंगे और इन मेगा सिटी में 10 मिलियन से अधिक निवासी होंगे। ये किसने बताया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने बताया है। अभी 2023 में विश्व में कितने मेगा सिटी अस्तित्व में है ये भी जान लीजिए। तो 35 मेगा सिटी अभी 2023 तक अस्तित्व में थे, ठीक है।
और भारत के कितने मेगा सिटी हो जाएंगे, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु, ये 4 हैं भारत में, ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC PM ने नई दिल्ली में भारत @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप जारी किया है। रोड मैप किस वर्ष तक भारत को उच्च आय वाला देश बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा? तो ये जो रोड मैप है ये भारत को 2047 तक उच्च आय बनाने वाले देश का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अब एक तरफ आपको दे रखा है संरचनाएं और दूसरी तरफ नदियों के प्रतिरूप दे रखे हैं कि कौन सी नदी किस प्रकार की संरचना बनाएगी, ठीक है। अब हम इसको मैच करते हैं। देखिए पहला है ए, तारे जैसा प्रतिरूप। तो तारे जैसा प्रतिरूप जिसमें होता है वे वहाँ पर कई सड़कें मिलती हैं, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा आपका मैच, 2 से मैच कर दीजिए। क्रूसीफॉर्म को सड़कें चौराहे पर मिलती हैं। आयताकार में क्या होता है, जो सड़कें होती हैं ये मैदानी क्षेत्रों में विकसित होता है आयताकार। और दोहरे ग्राम, ठीक है, एक नदी के दोनों किनारों पर जहाँ पर एक पुल होता है, तो ये 4th से मैच हो जाएगा। इस प्रकार से ये सड़कों के प्रतिरूप हैं, ये मैचिंग करनी थी हमको, तो ये वाली मैचिंग हो जाएगी, ध्यान रखिएगा इसको। ऊपर नदी मैंने बोल दिया था तो नदी नहीं है, यहाँ पे सड़कों के बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? तो चारों आश्रमों का उल्लेख आपको मिलेगा जबालो उपनिषद में। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन से उपनिषद हो जाते, कौन कौन से आश्रम हो जाएंगे? 4 आश्रम हैं। तो पहला हो जाता है वर्णाश्रम, दूसरा हो जाता है आपका गृहस्थ, ठीक है, और तीसरा हो जाता है वानप्रस्थ, और चौथा क्या हो जाता है? संन्यास, ठीक है। 100 वर्ष की आयु के अनुसार मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया, जिसका कि उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? जबालोपनिषद में मिलता है। अब आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इंडो ग्रीक नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? पहला कथन है भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले यूनानी थे जिन्हें इंडो ग्रीक या बैक्टीरियन यूनानी कहा जाता है। ये जो है ये सही कथन नहीं है, ठीक है, तो पहले वाला गलत हो जाएगा। 2री शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में इंडो ग्रीक ने दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। दक्षिण भारत के हिस्से पर कोई कब्जा नहीं करा था इंडो ग्रीक ने, तो ये दूसरा भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गलत क्या हो रहा है? बैक्टीरिया अलग था और यूनानी अलग थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये दोनों ही कथन गलत हो रहे हैं। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। ना तो एक सही है ना ही दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। मेगास्थनीज के अनुसार शाही जुलूसों के दौरान चंद्रगुप्त के रक्षक सोने और चांदी के से सुसज्जित पर सवार होते थे। सोने और चांदी से सुसज्जित कौन से वाहन पर या कौन सा वहाँ पे जानवर होता था जिस पे मेगास्थनीज ने ये बताया कि चंद्रगुप्त के रक्षक सवार होते थे? तो हाथी पर सवार होते थे चंद्रगुप्त के रक्षक, ठीक है, जो कि सोने और चांदी से सुसज्जित होते थे। इसीलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। मेगास्थनीज ने ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये विवरण कहाँ पर दिया है? मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है इंडिका, वहाँ पर दिया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? तो चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम जो था वो गाँवों का समूह होता था, उसे कुर्रम कहते थे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? सुल्तान सिकंदर लोदी की मजबूत प्रशासनिक मशीनरी की शुरुआत के लिए प्रशंसा की जाती है, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा क्या है? उसने मुक्ता और बलियों के खातों की जांच के लिए लेखा परीक्षा की स्थापना की, ठीक है, ये भी सही कथन है। तीसरा क्या है? साम्राज्य की स्थिति के बारे में
खुद को सूचित रखने के लिए सुल्तान ने खुफिया तंत्र को पुनर्गठित किया था। ये तो तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 3। सिकंदर लोदी के बारे में जो भी कथन दिए गए हैं ये तीनों सही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला कर्नाटक में अवस्थित है जिसे सुल्तान अलाउद्दीन बहमन ने बनवाया था? तो अलाउद्दीन बहमन ने जिस किले को बनवाया था उसका नाम था बीदर का किला, और ये कहाँ पर अवस्थित है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, वहदत उल वजूद के सूफी दर्शन के प्रचारक कौन थे? तो वहदत उल वजूद सूफी दर्शन के प्रचारक थे इब्न अल अरबी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इब्न अल अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कोहिनूर हीरा को प्रथमतया एक मंदिर में प्रतिष्ठापित करवाया था? ठीक है, तो देखिए जो कोहिनूर हीरा था ये काकतीय वंश को 13वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ था और इन्होंने एक मंदिर में प्रतिष्ठित करवाया। फिर ये जो है मुग़लों के आक्रमण के बाद ये आया हीरा कहाँ पर? मुग़लों के नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के पास आया। फिर इधर से होता हुआ ये महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुँचा। महाराजा रणजीत सिंह ने फिर क्या किया? ये अंग्रेज़ों को दे दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले ये हीरा किस राजवंश के पास था? तो काकतीय वंश के पास था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और ये भारत की ही खानों से निकाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। 1162 ईस्वी का अनुमाकोंडा शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के सैन्य कारनामों का एक ग्राफिक विवरण प्रस्तुत करता है? तो अनुमाकोंडा शिलालेख बहुत ही इम्पॉर्टेंट शिलालेख है। ये रुद्रदेव के सैन्य विजयों के बारे में बताता है हमें। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, 16वीं शताब्दी के पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार निम्नलिखित में से किस राजा ने देवराय द्वितीय को श्रद्धांजलि अर्पित की थी? तो देखिए यहाँ पर नाम जो दे रखे हैं, पहला है क्यूलोन श्रीलंका, तेनासेरिम और पेगु। तो इन सारे ही राजाओं और साम्राज्यों ने देवराय द्वितीय को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन भारत में मुगल शासन के दौरान फारसी कवि थे? तो देखिए उतबी पहला है, दूसरा हो जाएगा नाजिरी। ये दोनों ही केवल मुगल शासन काल के दौरान फारसी कवि थे, जबकि तुलसीदास और लाल कलावंत ये हिंदी और अवधी के रचनाकार थे। ठीक है, तुलसीदास अवधी भाषा और हिंदी भाषा में कविता करते थे, ग्रंथ लिखा है इन्होंने, रामचरितमानस अवधी भाषा में है, और लाल कलावंत भी हिंदी भाषा के थे। ठीक है, तो फारसी के कवि 2 हो जाएंगे, उतबी और नाजरी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केवल 1 और 2 दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित पर विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट 1928 की सिफारिशें थी, ये हमें बताना है। तो देखिए नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत को औपनिवेशिक दर्जा दिया जाएगा, सरकार का संसदीय स्वरूप भी डिफाइन किया गया था, 2 सदनी विधायिका के बारे में बताया गया, और अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग भी की गई थी। लेकिन क्या ये सारी बातें नेहरू रिपोर्ट की हैं? इनमें से 3 बातें केवल नेहरू रिपोर्ट की हैं। अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल नेहरू रिपोर्ट 1928 में नहीं मांगा गया था, ये 1909 का जो मॉडले मिंटो एक्ट है उसकी बात है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। तो केवल 1, 2 और 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जबकि चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मॉडर्न हिस्ट्री का, ध्यान रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस शासक ने त्रिधातु सिक्का प्रणाली की शुरुआत की, जो कि बाद में मुगल सिक्का प्रणाली बन गई? तो त्रिधातु सिक्का प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों के विषय में विचार कीजिए। उपयुक्त में से होम रूल आंदोलन में किसने भाग लिया, ये हमें बताना है। तो देखिए, होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था और लोकमान्य तिलक ने इसमें भाग लिया था। इसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना भी होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। तो हमारे जो क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ये चारों ही व्यक्तियों ने भाग लिया था। तो इसलिए 1, 2, 3 और 4 जो कि ऑप्शन नंबर 4 है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। संयुक्त प्रांत के कुछ हिस्सों में किसानों के आंदोलन की विशेषता नाई धोबी बंद थी। इस संदर्भ में नाई धोबी बंद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? यह संयुक्त प्रांत में किसान सभा आंदोलन के दौरान सामाजिक बहिष्कार का ये रूप था। ये बिल्कुल सही बात है। नाई और धोबी बंद आंदोलन जो है किसान सभा आंदोलन का सामाजिक बहिष्कार था, जिसमें नाई और धोबियों ने अपना काम से बहिष्कार कर दिया था। इसका नेतृत्व तो गौरी शंकर मिश्र ने किया था। ये कथन गलत है। ठीक है, पहला वाला सही है जबकि दूसरा गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और इसमें युग्म कैसे दे रखे हैं? एक तरफ आग्नेय चट्टानें दे रखी हैं जो कि अंतर्भेदी आकार हैं, उनका आकार दे रखा है। दूसरी तरफ हमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो जो लैकोलिथ होता है, लैकोलिथ गुंबद के आकार का होता है, लेंस के आकार का नहीं होता है, तो इससे मैच होगा। दूसरा वाला क्या है? लोपोलिथ, ये तश्तरी के आकार का होता है, कुछ इस तरीके से होती है ये अंतर्भेदी चट्टान। ठीक है, तो दूसरा वाला कथन सही हो जाएगा जबकि पहला गलत है। और फैकोलिथ कैसा होता है? ठीक है, ये लेंस के आकार का होता है, कुछ उभरा हुआ ऐसे ये इस तरीके से बनता है। तो इससे मैच कर दीजिए। तो सही युग्म कौन सा है? केवल 2, ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। वायु के बढ़ते पार्सल के कारण आमतौर पर किस प्रकार के बादल बनते हैं? जो वायु के पार्सल हैं ये एक काल्पनिक संरचना है। ठीक है, जब वायु बढ़ती है, ठीक है, वायु के पार्सल मतलब वायु किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मेघपुंज का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मेघपुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अल नीनो ने पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। ये सही बात है। पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर जो है गर्म जल धाराएं प्रकट होती हैं, जिसे कि अल नीनो कहा जाता है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्री प्लैंकटन की मात्रा घट जाती है। ये बात गलत है। पेरू के तट पर समुद्री प्लैंकटन की मात्रा बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरी वाली बात गलत है, केवल 1 सही है। तो हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन क्या बनेगा? क्वेश्चन का ऑप्शन बनेगा कि ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। देखिए, ये जो अल नीनो की घटना है ये पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में देखी जाती है। अल नीनो जब होता है तो भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मानसूनी वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, खुर्रम, तोची, गोमल, द्रास, शिगार, हुंजा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सारी नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। गोमल का ये वैदिक नाम है, ठीक है, इसका नया नाम गोमती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये ये एंशियन हिस्ट्री में क्वेश्चन बनता है कि गोमल का नाम क्या है? गोमती है। ठीक, तो सिंधु की सहायक नदियां हैं ये सारी। सिंधु नदी तंत्र का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां पर सिंधु नदी तंत्र को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है वीडियो में। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल इलैबोरेट करके बताई गई हैं, डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। आप उसको देख लेते हैं। इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जो भी क्वेश्चंस उस एरिया से बनेंगे वो आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, तो टाइम निकाल के देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की साक्षरता दर को अवरोही क्रम में लिखिए। तो मतलब सबसे पहले हमें बताना है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला, उसके बाद सबसे कम वाला सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वो केरल की है, तो केरल पहले आ जाएगा, ठीक है। केरल को 1 पे डाल दीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो साक्षर है वो हो जाता है तमिलनाडु, तो फिर 3 आ जाएगा, 1 3। फिर उसके बाद नंबर किसका आता है, नंबर आता है पंजाब का, और चौथे पे आता है उत्तर प्रदेश का। तो 1 3 2 4 ये हमारा कूट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 1 3 2 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। तो भारत में जनसंख्या विस्फोट की जो अवधि है 1951 से 1981 है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, न्यायाधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। न्यायाधिकरण एक अर्ध न्यायिक संस्था है जिसे प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को सुलझाने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। ये बिल्कुल सही बात है। न्यायाधिकरण मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे और इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया, और ये भी बिल्कुल सही कथन है। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के द्वारा भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण को प्रतिस्थापित किया गया था। तो दोनों ही कथन हमारे सही हैं, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, वन्य जीव प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीव हैं, ठीक है, और उनके स्थान है, हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए, संगाई हिरण कहाँ पर पाया जाता है। संगाई हिरण आपका केबुल लामजाओ में क्या पाया जाता है, संगाई हिरण केबुल लामजाओ में पाया जाता है। पहले वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, बैंगनी मेढक। बैंगनी मेढक जो है ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है, जबकि ब्राउन पाम सीवेट है ये ब्रह्मपुत्र घाटी में नहीं पाया जाता है। तो ये तीसरे वाला गलत है। तो 2 ही सही सुमेलित युग्म हैं जो कि हो जाएंगे 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, पिरी पकुरा जनजाति जो हाल ही में अभी खबरों में आई थी कहाँ पर पाई जाती है। तो पिरी पकुरा जनजाति जो है ब्राज़ील में पाई जाती है, और ये अभी द हिंदू के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा हुई थी। तो इसलिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर का इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, चराई देव मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, हमें बताना है। तो देखिए, चराई देव के लिए गलत चीज़ बतानी है, गलत कथन बताना है। यह असम में ताई अहोम समुदाय की दफन परंपरा है। ये बिल्कुल सही बात है। अहोम साम्राज्य के जो भी राजा होते थे, राजघराने के लोग होते थे, उनको यहीं दफन इसी परंपरा के द्वारा दफन किया जाता था। संरचना अष्टकोणीय दीवारों से घिरी हुई है, ये भी सही है। दिवंगत राजाओं के साथ उनकी पत्नियां, परिचारक, पालतू जानवर और बड़ी मात्रा में कीमती सामान भी दफनाए जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन चराई कक्षों के बारे में जो बात गलत है वो ये है कि इसमें केवल एक मुख्य कक्ष होता था जो अहोम राजा को दफनाता था। इसमें केवल एक मुख्य कक्ष नहीं होता था, तो ये चौथा कथन जो है ये गलत हो जाएगा। चराई देव के जो ये दफनाने की व्यवस्था है, चराई देव जो मैदान है, ये अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर संस्कृति में शामिल हुए हैं। असम में मिलेंगे आपको ये, तो ये शामिल हुए हैं यूनेस्को की धरोहर स्थित में, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो पहला है, संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप केवल भारतीय नागरिकों को दी जाती है और एक बार में अधिकतम 40 नंबर तक सीमित है। दूसरा क्या है, तो ये जो
कह रहे हैं केवल भारतीय नागरिकों को फेलोशिप दी जाती है, ये गलत है। केवल भारतीय नागरिकों को नहीं दी जाती है, कोई भी नागरिक ले सकता है, ठीक है, लेकिन उसके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको ध्यान रखिएगा। दूसरा कथन क्या कह रहा है, यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये पर्यटन मंत्रालय के लिए द्वारा नहीं दिया जाता है, कला संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो दूसरा वाला कथन भी इस तरीके से गलत हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही कथन गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं ये हमें बताना है। पहला कथन है, अगले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय के साथ आदिवासी समूहों के विकास और उत्थान के लिए ये पीवीटीजी कार्यक्रम है। ये सही बात है। पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य तक पहुंच, शिक्षा और कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाओं से भर देगा। तो दोनों ही बातें सही हैं, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ हिंदी पुरस्कार जीता है, हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार 69वें नंबर के राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिया गया है सरदार उधम को। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। उद्यम असिस्ट पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है, इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े लोगों को कौशल विकास प्रदान करना है, और इसमें हमें गलत कथन बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले वाला कथन जो है ये गलत है, एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को कौशल विकास नहीं देगा ये, तो पहले वाला कथन गलत हो जाएगा। यह प्लेटफॉर्म भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के द्वारा विकसित किया गया है, ये वाला सही है, लेकिन हमको बताना है यहाँ पर गलत, तो केवल एक गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प हाल ही में समाचारों में गिफ्ट निफ्टी शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पहला ऑप्शन है गिफ्ट निफ्टी जो है उस टर्म को सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन, यह भारत और सिंगापुर के पूंजी बाजारों को जोड़ने वाली पहली सीमा पार की पहल है गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी गिफ्ट निफ्टी बहुत चर्चा में था, तो इस टर्म को आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन है, एनएससी ने मई 2023 में WTI कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के वायदा अनुबंध शुरू किए। WTI का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो WTI का जो फुल फॉर्म है ये हो जाएगा वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। हाल ही में डिब्बा ट्रेडिंग खबरों में है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए डब्बा ट्रेडिंग की जो न्यूज़ है ये द हिंदू में प्रकाशित हुई थी, वहीं से ये टर्म सामने आया है। तो डब्बा ट्रेडिंग जो है यह भारत में उपयोग किया जाने वाला एक शब्द है जो स्टॉक एक्सचेंज या बाजार नियामकों जैसे नियामक निकायों से उचित प्राधिकरण के बिना प्रतिभूतियों, वस्तुओं, अन्य वित्तीय साधनों में सट्टा व्यापार या व्यापार के अवैध अभ्यास को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डब्बा ट्रेडिंग। इस टर्म को भी ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का भी है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एनएससी के निवेशकों को आगाह किया गया था डब्बा ट्रेडिंग के प्रति। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, इसे वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें से कौन सा सही है हमें ये बताना है। दूसरा है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं के भार में 8 प्रमुख उद्योगों का योगदान 50% से अधिक है। तो ये दोनों ही कथन गलत हैं, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। हाल ही में श्यामला गोपीनाथ समिति का सूत्र खबरों में था, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो श्यामला गोपीनाथ समिति जो है लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। संदर्भ व्यापार प्राप्य
बट्टाकरण या छूट प्रणाली, ट्रेड्स, प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये हमको गलत कथन बताना है, तो ध्यान रखेंगे। तो पहला कथन क्या है, यह व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण या छूट की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है। ये बात सही है, जो ट्रेड्स है ये इलेक्ट्रॉनिक मंच है, पहला सही है, हमें गलत बताना है। ये केवल MSME ट्रेड्स पर में विक्रेता के रूप में भाग ले सकते हैं यहाँ पर, तो दूसरा वाला भी सही है। उसके बाद तीसरा क्या है, RBI ने किसी भी खरीदार, विक्रेता और फाइनेंसर के लिए ट्रेड्स में भाग लेना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं है, RBI ने ऐसा अनिवार्य नहीं किया है, तो तीसरा वाला ही गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही हो जाएगा 3। चौथा भी देख लेते हैं कि चौथा क्या है, प्लेटफॉर्म MSME को अधिक तेज़ी से भुगतान प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। तो ये चौथा भी सही है, तीसरा वाला गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, उदारीकृत प्रेषण योजना LRS के तहत निम्नलिखित में से कौन से लेन देन की अनुमति है। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा व्यापार, ठीक है, लॉटरी टिकट खरीदना, चिकित्सा उपचार या शेयरों में निवेश। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास जो 4 हमको दे रखे हैं, विदेशी मुद्रा व्यापार, लॉटरी टिकट और चिकित्सा उपचार, शेयरों में निवेश, तो तीसरा और चौथा सही है। इसको LRS के अंतर्गत चिकित्सा उपचार और शेयरों में निवेश किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो है, जिसमें ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 3, ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल ने G20 थिंक क्विज की क्विज प्रतियोगिता शुरू की थी। तो G20 थिंक क्विज प्रतियोगिता जो है भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, हाल ही में MQ-9 रीपर खबरों में था, या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो MQ-9 रीपर जो है दूरस्थ नियंत्रित उड़ान संचालन में सक्षम मानव रहित हवाई यान है, UAV है। ये UAV जिसे बोलते हैं, एक तरीके का ड्रोन होता है जिसका संचालन मानव रहित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, टाइलोटोट्रिटोन जमैंग हाल में ही अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण खबरों में था। टाइलोटोट्रिटोन जमैंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो टाइलोटोट्रिटोन जमैंग जो है मणिपुर की पहाड़ी झीलों में एक नई सैलामेंडर प्रजाति उच्च ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र का एक औषधि पौधा है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, अभी चर्चा में था इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, डार्क ब्लू टाइगर और डबल ब्रांडेड कौवा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए, डार्क ब्लू टाइगर और डबल ब्रांडेड कौवा ये तितलियों से संबंधित हैं, नई प्रकार की तितली की खोज की गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, मियावाकी पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मियावाकी पद्धति से जुड़े हुए 2 कथन हमें यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें से जो कथन सही है हमें वो बताना है। ठीक है, तो इस पद्धति को स्वदेशी पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विकसित किया गया था, जिसके तहत विदेशी पेड़ों को बड़े पैच के भीतर लगाया जाता है। तो पहला कथन गलत है, ये स्वदेशी पारिस्थितिकी तंत्र को विकास करने के लिए किया गया था, लेकिन विदेशी पेड़ों को पैच पर नहीं लगाया जा रहा था। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, हमें सही कथन बताना है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश और पानी जैसे संसाधनों के लिए एक प्रतियोगिता में संलग्न करने के लिए पौधों को एक दूसरे के करीब लंबवत रखा जाता है। दूसरा वाला कथन सही है, जबकि पहला वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये सही है हमारा। मतलब अब हम देखते हैं कि केवल 2 किस में आता है, क्योंकि पहला तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें है केवल 2, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, हाल ही में हेलियोपोलिस वॉर कब्रिस्तान खबरों में था, ये कहाँ पर अवस्थित है हमें बताना है। तो हेलियोपोलिस वॉर कब्रिस्तान जो है मिस्र में मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 मिस्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलियोपोलिस वॉर कहाँ पर है, ये मिस्र में है।
अगला क्वेश्चन है, पहला भारत आसियान नौसैनिक अभ्यास किस समुद्र में आयोजित किया गया था? तो पहला भारत आसियान नौसैनिक अभ्यास दक्षिणी चीन सागर में किया गया था अभ्यास। ये पहली बार हुआ आसियान देशों के साथ, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर एस जयशंकर ने अप्रैल 2023 में किस देश में बूंजी पुल का उद्घाटन किया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने अप्रैल 2023 में मोजाम्बिक में एक पुल का उद्घाटन किया है जिसका नाम है बूंजी पुल। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मोजाम्बिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। संविधान निर्माण के संदर्भ में जनमत संग्रह देखने के लिए किस देश ने भारतीय चुनाव आयोग को आमंत्रित किया है? तो जनमत संग्रह देखने के लिए जिस देश ने भारतीय चुनाव आयोग को आमंत्रित किया है उसका नाम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की शुरुआत की है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है जिसमें 7 प्रजातियों की जो बिग कैट्स होती हैं, जिसमें तेंदुआ, चीता, ये सारे बिग कैट्स में आते हैं, जैगुआर, ये सब, इनको बचाने के लिए IBCA की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और 7 प्रजाति के बिग कैट्स इसमें शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक द्वारा संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में किस देश को चुना गया है? तो इकोसॉक द्वारा सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में भारत को चुना गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2023 में भारत इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WEF की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में जो देश पहले स्थान पर है वो है आइसलैंड। ऑप्शन नंबर 1 आइसलैंड 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पे है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सरकारी मार्केट प्लेस जेम प्लेटफॉर्म पर MSME विक्रेताओं के माध्यम से कौन सा राज्य सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है? तो जेम प्लेटफॉर्म पर MSME विक्रेताओं से सबसे ज़्यादा खरीदारी करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व न्याय परियोजना के विश्व नियम कानून सूचकांक का एक प्रमुख कारक नहीं है? तो विश्व न्याय परियोजना के तहत विश्व नियम कानून सूचकांक का एक जो प्रमुख कारक नहीं है यह है मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि आज का 150वां क्वेश्चन है इस पेपर का। सयाजुल एजाद इद्रिस पुरुषों की T20 में 7 विकेट से लेने का दावा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये किस देश से संबंधित हैं? तो सयाजुल एजाद इद्रिस जो हैं ये मलेशिया के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा ये जो फुल टेस्ट पेपर है ये कंप्लीट होता है। इसे हमने 3 भागों में किया है। आज ये 3rd पार्ट किया है। इससे पहले 1st और 2nd हम लोग कर चुके हैं। अगर ये क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी हैं इनको देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये टेक्स्ट बुक सीरीज़ का टेस्ट पेपर है, ठीक है, टेक्स्ट बुक सीरीज़ का टेस्ट पेपर है। तो ये वाला टेस्ट पेपर आप लोग सॉल्व कर सकते हो, अच्छे टेस्ट क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाते हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आपके दोस्तों को भी पसंद आएगा, इसलिए अपने स्टडी ग्रुप्स में जो पीयर ग्रुप्स हों दोस्तों के साथ उनको इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी बेस्ट विशेज़ के साथ और आप लोगों को ये कहते हुए कि पढ़ना है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और उनका रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए। इससे क्या होता है आप लोगों को पता चलता है कि आप किस एरिया में वीक हो, किस एरिया में स्ट्रांग हो। प्रैक्टिस सेट
सॉल्व करोगे तो बहुत इसकी परफॉर्मेंस का फ़र्क आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए और मैं इस तरीके के फुल टेस्ट पेपर ही अब आगे लेकर के आऊँगी। मेरे साथ बने रहिए। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।